नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए साल में एक नई पहली जो सिविल अपील नंबर 1 ऑफ 2024 ये एक जजमेंट है जो प्रोनाउंस की है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें अपीलेंट वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स है। तो इस जजमेंट में हम एक देखेंगे कि एक जो टर्म है वो डिस्कस की गई है जिसे कहते हैं डी मिनिमस नॉन सीयू रेटलेक्स। ये टर्म को इस जजमेंट में देखने को मिलेगा, जो कि बताती है टर्म, वो कहती है कि जो लॉ जो है वो कंसर्न नहीं करता है कोई इनसिग्निफिकेंट या कोई माइनर मैटर्स पे लॉ का कोई कंसर्न नहीं होता है। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने चैलेंज किया था डिविजनल बेंच के ऑर्डर को, और क्योंकि डिविजनल बेंच ने जो है जो उनकी जो रिट पिटीशन थी वो डिसमिस हुई थी, तब वो डिविजनल बेंच पे गए थे, एलपीए फाइल किया था। जो डिविजनल बेंच ने जो ऑनरेबल सिंगल जज के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। और यहाँ पर हुआ क्या था कि इन्होंने एक कांस्टेबल की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई किया था अपीलेंट ने, और वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ, इनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ थी 18/12/1997, 18 दिसंबर 1997। लेकिन जो फिलिंग जो करते समय ऑनलाइन जब एप्लीकेशन जब फॉर्म भरा गया था तब वहाँ पे बाय मिस्टेकली 8 दिसंबर 1997 कर दिया गया था। तो कंटेंशन इन्होंने अपने जो कंटेंशंस रेज की थी, और लेकिन कोई इनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इन्होंने जो है रिट फाइल की थी हाई कोर्ट में, रिट भी जो है वो खारिज कर दी थी। फाइनली जो एलपीए फाइल किया इन्होंने, एलपीए में भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिला, और फिर फाइनली ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। और आइए देखते हैं इसमें क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और क्या इनके जो पक्ष में गया कि नहीं गया। तो ये जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं हम। और देखिए यहाँ बताया कि जो अपीलेंट हैं वो एक छोटे से गांव के हैं बिहार में। वो एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते थे और उन्होंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो इंटरमीडिएट थी 10+2, तो इसलिए उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया था। और फिर इसके बाद बताया कि इन्होंने एक अपनी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट थी और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वेरिफिकेशन के लिए वो सबमिट किए, और 11 जून 2018 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। वहाँ उनको फेल बताया गया। रीज़न ये बताया गया कि जो एप्लीकेशन जब उन्होंने अपलोड की थी ऑनलाइन में, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 8 दिसंबर 1997 थी, और जबकि स्कूल की जो मार्कशीट है वो बताती है 18 दिसंबर 1997। तो यहाँ 8 दिसंबर थी, यहाँ 18 दिसंबर थी 1997 बताया गया। इससे वो डिस्ट्रॉट हुए, और फिर अपीलेंट ने एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर रिट पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की। एक्सप्लेनेशन सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जब नोटिस की थी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 29 जुलाई 2017 को, तो वो अपने रिमोट विलेज से वहाँ आए और एक साइबर कैफे था नियर बाय टाउन में, वहाँ पर एक पर्सन की मदद से इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जो कि अपलोड किया ऑनलाइन, तो इसलिए उनका एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो मिला। और एप्लीकेशन जो फॉर्म था जो ड्यूली फिल्ड किया गया, तो जब फिलिंग करते समय एप्लीकेशन फॉर्म को, तो एक एरर हो गई, मिस्टेक हो गई। जब डेट ऑफ बर्थ थी वो 8 दिसंबर 1997 थी, गलती से लिख दी गई, जबकि 18 दिसंबर 1997 लिखनी थी। 18 का 08 लगा दिया। तो साथ में उन्होंने कहा कि उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं।
कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो यहाँ बताया कि इनएडवर्टेंट एरर थी, डेट ऑफ बर्थ जो है 8 दिसंबर 1997 से लिखनी थी, लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर 1997 लिख दी। साथ में बताया उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं और एज रिक्वायरमेंट को, और कहा फिर साथ में प्रेयर मांगी मैडेनमेस की नेचर भी कि उनका क्लेम जो है सिलेक्शन का वो कंसिडर किया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जिसमें डेट ऑफ बर्थ ट्रीट की जाए 18 दिसंबर 1997 जो कि उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स पे आती है। और रिस्पोंडेंट ने अपोज किया रिट पिटीशन को। स्टैंड ये था कि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन था कि कैंडिडेट्स जो हैं वो डेट ऑफ बर्थ करेक्टली मेंशन करेंगे जो उनके 10वीं के बोर्ड के सर्टिफिकेट पे होगी। कोई डिस्क्रिपेंसीज जब होगी इंफॉर्मेशन मैच करते समय तब कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स ने इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ी थी, केयरफुली रीड की थी, और अगर इंफॉर्मेशन गलत पाई गई थी, रॉन्ग थी, तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बताई थी। साथ में ये फर्दर एवर्ड किया कि एडवर्टाइजमेंट ने ये भी बताया था कि क्या कोई करेक्शन अगर करनी हो तो उसका मेथड क्या है करेक्शन करने के, और उसने अपीलेंट ने कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेल नहीं की। और फर्दर कंटेंशन ये दी कि 9,900 वैकेंसीज एडवर्टाइज की थी, 9,839 9,839 जो वैकेंसीज हैं वो सक्सेसफुल क्लियर कर ली गई थी। 61 वैकेंसीज जो हैं वो अनफिल्ड हैं, वो खाली रिक्त हैं क्योंकि जो सुटेबल गोरखा कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रेयर की कि इस पिटीशन को खारिज कर दिया जाए। सिंगल जज ने जो एडवर्टाइजमेंट्स के क्लॉजेस को देखने के बाद और जो क्लॉज थी उसको भी देखने के बाद कि करेक्शन कैसे की जाए, तो इससे पाया कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई थी, इसलिए रिलीफ नहीं मिल सकता है। अपीलेंट ने फिर लेटर पेटेंट अपील डिविजनल बेंच में फाइल किया, जो भी खारिज कर दिया गया। डिविजनल बेंच ने ये अफर्म किया कि जो ऑर्डर था सिंगल जज का उसको अफर्म करने के साथ ये एक एडिशनल ये भी रिकॉर्ड किया कि अपीलेंट ने रिजल्ट को क्वैश करने की कोई प्रेयर नहीं मांगी, तो जो कि डिक्लेयर हुआ था 11 जून 2018 को वेबसाइट में। अब उससे एग्रीवेट होकर अपील जो है यहाँ फाइल की गई, दोनों काउंसिल्स के सुना गया पार्टीज को। अब यहाँ पर कंसिडरेशन क्वेश्चन ये था कि जो एरर कमिट की है एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपलोडेड हुई थी, जो एक मटेरियल एरर और ट्रैवल एरर थी, तो क्या स्टेट जस्टिफाइड है अपीलेंट को डिक्लेयर करना कि ये फेल हो गए हैं ऑन द काउंट ऑफ द सेम। तो ये लीगल क्वेश्चन था, वो सेटल किया। डिस्कशंस ये था, फिर यहाँ पर कोर्ट ने एडमिट किया कि डिस्कशंस में ये एडमिट किया कि अपीलेंट ने कोई एडवांटेज नहीं मिलना था डिस्कशन में। एडमिटेडली अपीलेंट ने कोई एडवांटेज नहीं मिलना था क्योंकि कोई भी चाहे 8 दिसंबर मानो चाहे 18 दिसंबर मानो, क्योंकि वो दोनों साइड से एलिजिबल है और एरर का भी कोई बेरिंग्स नहीं बनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सिलेक्शन पे। अपीलेंट जो हिमसेल्फ है बीइंग ऑब्लिवियस ऑफ द एरर, जो कि एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे जो कि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो फैक्ट्स अनडिस्प्यूटेड है कि एप्लीकेशन जो है अपीलेंट ने साइबर कैफे से जो है वो अपलोड करवाया था। डेट ऑफ बर्थ थी 8 दिसंबर 1997, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड की गई थी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में 18 दिसंबर 1997 थी। और ये भी अनडिस्प्यूटेड है कि अपीलेंट ने एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए, उनको इसके बारे में ज्ञात था कि जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन किया गया है वो गलत है। तो ये भी अनडिस्प्यूटेड है कि जो एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया था कि जितने भी क्लॉजेस थे कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कैंडिडेट द्वारा वो गलत होगी, मिसलीडिंग होगी, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर बताया कि क्लॉज में ये भी बताया कि जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ थी वो 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट के हिसाब से होगी। क्लॉज फर्दर ये भी कहता था कि कैंडिडेट ने जो अपने नाम भरेंगे, फादर नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और करेक्टली भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। और इस साथ में ये भी कहा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते समय कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और क्लॉज ये भी बताती थी कि अगर कोई करेक्शन करनी है रॉन्ग जो एरोनियसली एप्लीकेशन फॉर्म में है वो करेक्ट की जा सकती है बाय एप्लीकेशन फीस को रीडिपॉजिट करके और एप्लीकेशन फॉर्म को नए भर के। और ये बताया गया कि एप्लीकेशन जो लास्ट डेट
में अगर करेक्ट की जाएगी तो एप्लीकेशन टिल द फॉलोइंग डेट, जो अगर लास्ट डेट की होगी तो टिल द फॉलोइंग डेट तक उसे करेक्ट किया जा सकेगा। अब इक्वली अनडिस्प्यूटेड ये फैक्ट था कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, अपीलेंट ने क्लियर किया, रिटन एग्जामिनेशन भी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी, काउंटर एफिडेविट में ये भी बताया गया 61 वैकेंसीज थी। वैकेंसीज जो हैं वो गोरखा कैंडिडेट्स की थी, वो अनफिल्ड की गई हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इम्प्रेस नहीं करते हैं, जो स्टेट का जो आर्ग्यूमेंट है उससे इम्प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि एरर जो इतनी ग्रेव है कि जिससे या फिर रॉन्ग है, जो कि बनती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बनती है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पेक्युलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो केस की हैं, वो अगर कोई भी स्टेट ने कोई क्रिमिनल एक्शन रिजॉर्ट नहीं किया, मींस कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया, यहाँ से क्लियरली इंप्लाई करता है कि, तो यहाँ से ये स्टेट का कंडक्ट ये पता चलता है कि उन्होंने इस एरर को फाउल मीन्स कोई फॉलिंग क्लॉज इन एडवर्टाइजमेंट, मीन्स ऐसे कोई फाउल प्ले किया गया ऐसा नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोर्ट ने इस एरर को नहीं समझा इतना, मीन्स रिस्पोंडेंट ने नहीं समझा इतना। और फिर दूसरी डिविजनल बेंच की जो जजमेंट थी दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, वहाँ पर डिक्लाइन कर दी थी रिलीफ कैंडिडेट्स को जो कि एलिजिबिलिटी इनकी एक्वायर्ड हुई थी। डेट ऑफ मेंशन जब नोटिफिकेशन में हुआ था तो ये क्रेव्ड आउट एक नैरो एक्सेप्शन था। और फिर एक जजमेंट थी अजय कुमार मिश्रा की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, वो केस में भी सिमिलर फैक्ट्स थे जो कि नोट किए गए थे। अजय कुमार मिश्रा में जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने हर लेडीशिप बताया कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 9 के अंदर ये बताया था कि कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, जब भी सप्रेशन होगी, जब मिस रिप्रेजेंटेशन डिटेक्ट होगी, तो वो कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और लेकिन जब कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया सिलेक्शन प्रोसेस में, क्लियर कर लिया ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब केयरफुली स्क्रूटनी की जाएगी किस ग्रेविटी ऑफ लैप्स कितना है। ट्रिवियल ओमिशंस, माइनर ओमिशंस या ट्रिवियल जो तुच्छ ओमिशंस हैं या एरर्स हैं, उस पे नहीं किया जा सकता है। अगर सच जो ट्रैवल एरर्स या कोई ओमिशंस होंगी तो वो नहीं बनती हैं कि क्योंकि वो ट्रैफल के हिसाब से नहीं बनती है। एक प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया, जो हमने वीडियो के शुरू में बताया गया था, लीगल मैक्सिमम एक ये है डी मिनिमस नॉन स्यूर रेक्लेक्स। तो मींस ये टर्म का मतलब ये है कि जो लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विद इनसिग्निफिकेंट और माइनर मैटर्स, कोई माइनर मैटर्स हो या कोई इनसिग्निफिकेंट मैटर हो तो जो कानून इस पे ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर अपीलेंट के काउंसिल ने भी यही बताया, रिटन सबमिशंस थी और सपोर्ट किया कि कोई भी इनएडवर्टेंट एरर हो जाती है डेट ऑफ बर्थ की, इससे कोई एडवांटेज नहीं बनता मिलता हो किसी एप्लीकेंट को, तो ये एक विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और कंटेंशन ये रखी कि रिलीफ जो है वो मिलने चाहिए कैंडिडेट्स को। तो ये जजमेंट्स थी वो कोर्ट की, अर्क्षित कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, दूसरी थी के संगीता वर्सेस तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा थी अनुज प्रताप सिंह वर्सेस यूपीएससी, शुभम तुषीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस शुभम तुषीर, पूनम पाल वर्सेस एमपी ग्रामीण बैंक। तो अब अनुज प्रताप सिंह में ये जो जजमेंट थी वो पैरा नंबर 14 की जजमेंट में ये बताया था कि कैंडिडेट ने फर्स्ट पॉइंट पे एरर थी वो उसे करेक्ट नहीं किया, लेकिन उसको फोर्सफुली रिपीट करना पड़ा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ा मेन एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो कोर्ट ने यहाँ पर उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया और जो उनकी एरर थी उसको कंडोन कर दिया, मीन्स अलाउ कर दिया, और जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ से। अब स्टेट के काउंसिल ने अटेंशन दी कि वेरिफिकेशन करते समय डिटेल्स थी वो प्रिंटेड फॉर्म जो थी सिलेक्शन बोर्ड में द्वारा दी गई थी वो भरनी थी, और साथ में डिटेल्स थी वो प्रिंटेड फॉर्म में थी जो सिलेक्शन बोर्ड द्वारा दी गई थी। और कंटेंशन ये रखी कि अपीलेंट ने साइन किया था फॉर्म को और उसमें डेट ऑफ बर्थ थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंटेड फॉर्म में था जो कि डेट ऑफ बर्थ बताई गई थी वो अपीलेंट की थी, अपीलेंट ने साइन किया था उसको डिक्लेरेशन को, वो प्रिंटेड फॉर्म को 10 मार्च 2018 को। अब यहाँ पर कहा कि वी आर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अपीलेंट, क्योंकि अपीलेंट जो है वो अनअवेयर था इस मिस्टेक से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल साइन की थी प्रिंटेड फॉर्म में। जब 11 जून 2018 को जब रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ तब अपीलेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइज किया। तो उन्होंने अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं समझते हैं कि अपीलेंट को पीनलाइज किया जाए जो इनसिग्निफिकेंट एरर की वजह से,
जिससे कोई डिफरेंस नहीं बनता है रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट पे। तो इस तरह की जो नोटिस की गई थी एरर, वो इनएडवर्टेंट थी, उससे कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बनती है, ना ही कोई विलफुल सप्रेशन बनता है। और अपीलेंट ने पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस में, सारे स्टेजेस को क्लियर किया था, और एरर जो है ट्रेवल थी, जो कि कोई पार्ट प्ले नहीं करती सिलेक्शन प्रोसेस में। और स्टेट जस्टिफाइड नहीं बन, स्टेट को जस्टिफिकेशन नहीं बनता है इसमें, जस्टिफाइड नहीं है कि कोई राई का पहाड़ बनाया जाए, माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल एक जो है एक जो यूज किया गया है, एक ईडियम टाइप का यूज किया गया है। और रेरिफाइड एटमॉस्फेयर ऑफ द साइबर केव गॉट द बेटर ऑफ द अपीलेंट। और यहाँ पर कहा कि जो उन्होंने वहाँ एरर को ओमिट कर लिया था, और कोई करेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो ऑफर नहीं किया गया था, अवेल नहीं कर पाए थे, इसलिए हम यहाँ पर वी कैन टर्न अ नेल्सन आई, जो ग्राउंड रियलिटीज में कोर्ट ने कहा हम इसमें कोई नेल्सन आई नहीं बन सकते। और जो जजमेंट आई है बाद में कई, जो एक प्रिंस जबीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो कोर्ट ने वहां पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ राइटली ऑब्जर्व किया था कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो देयर इज एट द सेम टाइम जो डिजिटल डिवाइड भी करती है, एनेबल भी करती है और डिजिटल डिवाइड भी करती है। और एक काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया गया था बिफोर हाई कोर्ट में, एक वन ऑफ द केस में, तो पंकज पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर, पटना का ये कोर्ट किया गया है, सीसी ऑनलाइन पटना। तो यहाँ पर स्टेट ने यहाँ डिफेंस लिया था कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया था मोर देन वन प्लेस, तो ये कोई डिलिबरेट ट्वीक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ पे, कि उससे एडवांटेज ले सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट और रीजन पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्ली नहीं लिया गया है इस प्रेजेंट केस में। अगर कोई डिवाइस और ट्रिक अडॉप्ट की जाती है तो स्टेट जो है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, सेम प्लेस और फिर कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज सामने नहीं आई कि जो कोई भी प्रकार की ट्रिक या कोई डिवाइस रिजॉर्ट किया हो अपीलेंट ने। ये ट्राइबल एरर थी जो कि जुनीन है, एक बोनाफाइड मिस्टेक है, तो इसलिए ये काफी अनजस्ट होगा कि अपीलेंट को पेनलाइज कर दिया जाए इससे। और रिटन सबमिशंस में यहाँ पर कहा कि 2 मोर कैंडिडेट्स ने, उन्होंने भी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किए थे और रिलेटिव मार्क्स जो है फाइनल, अगर रिटन सबमिशंस में यहाँ पर स्टिपुलेट किया कि अगर कोई 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो सेम फिजिकल एलिजिबिलिटी मार्क्स ले लेते हैं तो फिर फाइनल मेरिट जो है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन सबमिशन में थी, डेट ऑफ बर्थ का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बताया गया, लेकिन यह उस बेसिस पे कैंसिलेशन जो आउट टू बी अपहेल्ड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इन सबमिशन में कोई मेरिट नहीं पाते हैं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ एज अवेलेबल इन यहाँ, लेकिन यहाँ 1977 लिख दिया है, कुछ एक तरह का एरर सा लग रहा है। इन द एजुकेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई डिस्प्यूट नहीं बनता है कि अपीलेंट डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18/12/1997 है। तो यहाँ पर कोई क्लॉज में इन द व्यू ऑफ अबव कोर्ट ने कहा कि इससे कोई इम्पीडियंट नहीं बनता है कि अपीलेंट की सिलेक्शन को रोका जाए इसमें। तो यहाँ पर स्टेट के काउंसिल ने एक रिटन सबमिशन में एक जजमेंट थी, उस पर भी रिलाई किया, योगेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड दिल्ली। तो जजमेंट यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे कहा कि क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री ऑफ द इलिजिबल पर्सन थी वो सिलेक्शन में लाई गई थी, लेकिन जो एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब की गई थी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट थी, जो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट थी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जो इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट था और रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो थी मैट्रिक लेवल पे लेनी चाहिए थी, लेकिन कैंडिडेट्स के पास जो इनके पास बीएड की डिग्री थी उनको असिस्टेंट टीचर बनाया गया था। तो उस क्लेम को नेगेटिंग किया था और कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बीएड क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन जो है हायर देन दी, इट कैन नॉट, उसको टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से हायर क्वालिफिकेशन से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो नेचर जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है टीचर ट्रेनिंग का, वो ग्राउंड ऑफ डिग्री जो है और जो बीएड की डिग्री जाती है टोटली डिफरेंट है। तो इन उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने पाया कि जो रूल से डेविएट करते थे रूल्स को और उसमें अलाउ कर दिया था इनएलिजिबल पर्संस को, जो उससे डिप्राइव कर दिया था जो दूसरे एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो फिर बताया कि इन जो रोहित कुमार के जो केस था, जो सुप्रा जो बताया गया था, वो अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स थे। वो पैरा 10 ऑफ जजमेंट में बताते हैं कि जो कैंडिडेट्स जो है अनसक्सेसफुल हो गए थे 2 काउंट्स पे, और जो कि एक सर्टिफिकेट था जो अपलोड किया था कैंडिडेट्स में, जो कि एज पर फॉर्मेट में नहीं था, जो कि एडवर्टाइजमेंट पे था, और एडिशनली इस ग्राउंड पे भी किया था जो डेट ऑफ इशू ऑन सर्टिफिकेट था वो रॉन्गली मेंशन किया गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन पे।
तो प्रदीप कुमार की जो जजमेंट में बताया कि आइडेंटिटी प्रूफ था वो अपलोड नहीं किया था, लेकिन इंस्टेड द सेल्फ फोटोग्राफ्स थी वो अपलोड कर दी गई थी कैंडिडेट थी। तो यहाँ पर कहा कि दोनों जजमेंट जो है डिस्टिंग्विशेबल फैक्ट्स पे है और जो रीजंस है वो बताए गए हैं। और पेकुलर फैक्ट्स को देखते हुए, कंसीडर बैकग्राउंड को देखते हुए जो कि एरर थी, यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि कोर्ट ने कहा कि वी आर इंक्लाइंड टू सेट असाइड द कैंसिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम इससे इम्प्रेस नहीं होते हैं कि डिविजनल बेंच ने कहा कि कोई प्रेयर नहीं दी गई थी कि क्वेश्चन ऑफ द रिजल्ट किया जाए, जो कि वेब पे आया था। तो अगर हम रिट पिटीशन की जो प्रेयर को देखें तो यहाँ से पाया कि अपीलेंट ने मेडेनमेस की जो रिट है वो फाइल की थी, उसमें प्रेयर किया था कि रिस्पोंडेंट जो है वो कैंडिडेचर को कंसिडर करें और जो डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1997 को कंसिडर करें, और डायरेक्शन भी मांगी थी कि अपॉइंटमेंट लेटर को इशू कर दी जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रिट कोर्ट है उसके पास पावर होती है कि वो रिलीफ को मोल्ड कर लें, और जस्टिस को इस ग्राउंड पे मतलब फोर्स सेकंड नहीं लिया जा सकता कि टेक्निकलिटीज की अल्टर पे जो है उसको नहीं मतलब फोर्स से किया जा सकता है। और कंक्लूजन पे देखते हुए अब यहाँ पर कोर्ट ने जो जजमेंट थी डिविजनल बेंच की पटना हाई कोर्ट की LPA नंबर 100 और डायरेक्शन दी, मींस सेट असाइड कर दी इस जजमेंट को, और डायरेक्शन दी स्टेट रिस्पोंडेंट को कि अपीलेंट को जो कैंडिडेट है जो उसको उनको ट्रीट किया जाए, पास ट्रीट किया जाए, और सिलेक्शन प्रोसेस जो हेल्ड हुआ था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2017 का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का पटना का, और डेट ऑफ बर्थ जो है ट्रीट की जाए 18 दिसंबर 1997। फर्दर डायरेक्शन दी कि अपीलेंट जो है जो डिस्क्वालीफाई अगर जो अपीलेंट है डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं तो अपीलेंट को कंसीडर किया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर जो है इशू किया जाए। फर्दर डायरेक्शन दी कि अगर कोई वैकेंसी नहीं होती है तो अपॉइंटमेंट लेटर तब भी दिया जाए, जो फैक्ट्स स्पेशल फैक्ट्स थे जो कि उसको देखते हुए उनको दिए जाए। और डायरेक्शन दी है कोर्ट ने कहा कि हम अपनी जो पावर है आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फर्दर डायरेक्शन दी कि जो स्टेट की बार लिबर्टी होगी, अगर वो वैकेंसी को एडजस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में तो जो कमिंग ईयर्स में वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जो रिटर्न सबमिशन जो थी उसमें पाया कोर्ट ने कि 21,391 जो वैकेंसीज हैं जो कि नोटिफाई की गई थी, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2023 वहाँ पे ये कहा गया था कि जो प्रोसेस सिलेक्शन का वो चल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को भी कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया और डायरेक्शन दी कि कॉम्प्लायंस की जाए, जो इस जजमेंट में जो डायरेक्शन दी गई है उसको कॉम्प्लाई किया जाए 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। अपील को अलाउ कर दिया, नो ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। तो ये जजमेंट आई थी 2 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।